Good morning, student. Today, today we are going to study Geography Chapter 2. Chapter 2 में फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर हम कह लें कि प्लेट्यू रीजन के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे द इंडियन डिजर्ट। आज हम इंडियन डिजर्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और इंडियन डिजर्ट में देखा जाए तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो राजस्थान वाला एरिया है वो आपके इंडिया का डिजर्ट कहा जाता है, डिजर्टेड रीजन है, जो जिसकी स्टार्टिंग होती है आपके अरावली हिल के वेस्टर्न रीजन में, यानी अरावली हिल ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ इंडिया का मैप, वैसे ही एक रफ मैप आपको समझाने के लिए बता दिया है कि यहाँ पे जो आपका ये मैंने पिछले टॉपिक में आपको क्लियर किया था कि गुजरात के कुछ पोर्शन से लगा हुआ जो आपका ये अरावली हिल ऐसे दिल्ली तक आता है, इसके वेस्टर्न रीजन में अगर देखें तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान वाला रीजन है। इस तरीके से देखें तो वेस्टर्न पोर्शन, अरावली का वेस्टर्न पोर्शन जो है वो क्या है, वो आपका डिजर्टेड है। क्यों डिजर्टेड है? क्योंकि मानसून कहीं ना कहीं आपके इस पॉइंट पर या फिर कहते हैं इस स्टेट में, राजस्थान वाले एरिया में नहीं पहुंच पाता, और जो पहुंचता भी है उसका मॉइस्चराइजेशन उसके पहले ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि नर्दर्न बेल्ट, जो नर्दर्न प्लेन है या फिर कहते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो ऑलरेडी जो है उस पूरे मॉइस्चराइजेशन को कहीं न कहीं कवर कर लेता है या उस मॉइस्चराइजेशन को अपने वहां ही समाप्त कर देता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया डिजर्टेड रह जाता है। अब यहाँ पे देखें कि उस एरिया में, यानी राजस्थान वाले रीजन में अगर हम देखें तो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। यानी सैंड ड्यून्स का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि जो बालू के टीले हैं, वो ऊंचाई वाले टीले, कॉनिकल शेप में या राउंडेड शेप में जो आपका ऊंचाई वाला टीला बनता है, उसी को हम सैंड ड्यून्स के नेम से जानते हैं। वो आपका सैंड ड्यून्स पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सैंड ड्यून्स यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। दूसरी चीज कि रेनफॉल, चूंकि ऐसे एरिया में रेनफॉल का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है और वो सेंटीमीटर में भी नहीं रह जाता, बल्कि वो कम होकर के मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर ही केवल रेनफॉल होती है इस एरिया में। इसीलिए वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिजर्टेड हो जाता है और वो सैंडी सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा एरिया सैंड ड्यून से भरा हुआ है। दूसरी चीज देखें कि रेनफॉल 150 मिलीमीटर होती है, जिसकी वजह से वहां पे कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं होती है, और वहां पे आपको एक सबसे बड़ी रिवर जो वहां की है उसका नेम है लूनी, LUNI, लूनी। इस रिवर की कंडीशन ये है कि उसी सैंड में ही आपका जनरेट होती है, और वहीं से, क्योंकि 150 मिलीमीटर जहां भी रेनफॉल होती है जिस एरिया में, या फिर कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां पे, ये तो एवरेज दिया गया है पूरे राजस्थान का या पूरे डिजर्टेड एरिया का, कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहां पे थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है, तो उन जगहों पे जो उसका ईस्टर्न पोर्शन है वहां पे रेनफॉल होती है, तो वहां से वो रिवर, ये लूनी रिवर जनरेट होती है और उसी सैंड में ही जाकर के समाप्त हो जाती है। ये कहीं अपना गॉर्ज नहीं क्रिएट करती है, ये ध्यान रखना है कि उसी सैंड से ही निकल करके और सैंडी एरिया में ही जाकर के क्या हो जाता है, ये फिर वहीं पे समाप्त हो जाती है। इसका कोई गॉर्ज नहीं क्रिएट होता है, कहीं अपना माउथ नहीं क्रिएट करती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वहां की सबसे मेन रिवर वो है लूनी। अगली चीज देखें कि एक वर्ड आया है बर्कन। बर्कन क्या है? बर्कन की बात करें तो ये यहाँ पे जो क्रिसेंट सैंडी ड्यून्स कहते हैं इसको। क्रिसेंट सैंड ड्यून्स का मतलब ये होता है कि जो अर्धचंद्राकार, ऐसे समझिएगा कि मून जैसे ऐसे बन जाए, हाफ मून ऐसे बनता है, ऐसे इस शेप में भी कुछ जगहों पे आपको ये सैंड ड्यून्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनका जो लेंथ होता है वो ऐसे लंबा होता है, ऐसे इस टाइप में ये
ऐसे लेंथ इनकी ऐसे करके डिपॉजिट होते हैं एयर के फ्लो की वजह से, ऐसे इसी पे सैंड आकर के चढ़ता चला जाता है ऊपर और ये ड्यून का एक शेप ले लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बर्कन के नेम से जानते हैं। क्रिसेंट सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है थोड़ा सा, इसको हम बर्कन के नेम से जानते हैं। ये इतनी चीज आपके इस डिजर्टेड रीजन के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, इसे आपको जानना है। चूंकि वहां पे मॉइस्चराइजेशन कम हो जाता है इसलिए वो सैंड में कन्वर्ट हो गया वो पूरा एरिया। वहां पे वेजिटेशन बहुत कम पाया जाता है। ये सारी चीजें वहां पे के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहां पे सरवाइव करना क्रिटिकल है, इतना आसान नहीं है। आगे हम बात करते हैं द कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। अब कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंडिया में दो तरफ से कोस्टल प्लेन है, ऐसे समझिएगा। एक मैप को ऐसे समझ लेते हैं कि इस मैप में यहां से देखें तो आपके इस पोर्शन को वो वेस्टर्न आप कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट, अब ध्यान दीजिएगा वेस्टर्न घाट, ये जो आपका प्लेट्यू रीजन है, वेस्टर्न घाट और इधर अरबियन सी, इनके बीच का जो ये सैंडविच बन रहा है, सैंडविच तो समझ रहे होंगे कि ब्रेड में जब आलू भर देते हैं तो उसको सैंडविच कहते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न घाट और इस अरबियन सी के बीच का पोर्शन जो ये है, ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा एरिया कोस्टल प्लेन के नेम से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, एक तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है लेकिन ये कोस्टल प्लेन थोड़ा सा नैरो है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न के कंपैरिजन में नैरो है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे बहुत से रिवर जो वेस्टर्न घाट से, मैंने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ाते समय इस चीज को क्लियर किया था कि जो भी रिवर हैं वो वेस्टर्न में, चूंकि वेस्टर्न घाट इज हायर देन ईस्टर्न घाट, इसलिए जितने भी रिवर हैं वो वेस्टर्न घाट से जनरेट होकर के ईस्टर्न घाट पे अपने माउथ क्रिएट करते हैं। महानदी से स्टार्ट होता है और इधर अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका सारे रिवर आकर के यहीं पे अपना माउथ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एलुवियल ला करके डिपॉजिट किया गया है और स्लोप पोर्शन बनता है वो इस घाट पे बनता है, ईस्टर्न घाट पे। तो वेस्टर्न घाट जो है वो थोड़ा सा नैरो है, मतलब उतना ब्रॉड नहीं है, ये थोड़ा सा नैरो है यहाँ पे, लेकिन फर्टाइल बहुत है। यहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी है जिसकी वजह से स्पाइसेस का कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे किया जाता है। अब आगे आते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि द कोस्टल प्लेन में इसको जो डिवाइड करने का तरीका है, यानी इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया है, या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। कैसे, ये जानते हैं। देखिए, इसे 3 पार्ट में करके डिवाइड करके समझने का प्रयास किया कि पहले पार्ट को कोंकण, दूसरे को कन्नड़, तीसरे को मालाबार कोस्ट के नेम से जानते हैं। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, सेंटर वाला पोर्शन जो होता है वो कन्नड़ के नेम से। अब इसे थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि कैसे, जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे आपको मैं ये समझाता जाता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गुजरात से यानी महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो है, महाराष्ट्र से लेकर के और गोवा तक का पोर्शन, इसको हम कोंकण के नेम से जानते हैं। ये आपका कोंकण के नेम से जाना जाता है, कोंकण। इसके बाद गुजरात से कर्नाटक तक का पोर्शन जो है, ये आपका गुजरात से कर्नाटक तक का पोर्शन जो होगा वो आपका सेंटर पोर्शन है। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कन्नड़ के नेम से, कन्नड़ के नेम से जानते हैं। और लास्ट पोर्शन जो एकदम सदर्न पोर्शन है, ये लास्ट वाला, इधर एकदम बिल्कुल नीचे वाला जो सदर्न पोर्शन है, ये वाला, इसको हम मालाबार के नेम से जानते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स कर दिए थे, और वो 3 पार्ट्स आपके सामने हैं कि कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। यानी महाराष्ट्र से उस कॉर्नर से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का पोर्शन कोंकण के नेम से, और गोवा से लेकर के केरल, ये कर्नाटक तक पूरा जो आपका पूरा कर्नाटक बेल्ट कवर करता है वो सेंटर पोर्शन है, वो आपका कन्नड़ के नेम से, और लास्ट वाला मालाबार कोस्ट के नेम से
जाना जाता है, लास्ट जो केरल वाला रीजन है। इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं, किसके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। और यहाँ पे आपको एक चीज और जानना चाहिए कि इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो भी मानसून आता है वो सबसे पहले यहीं पे अटैक करता है, और यहाँ की ह्यूमिडिटी अच्छी होने की वजह से जो स्पाइसेस का कल्टीवेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे किया जाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल। यानी अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे अब इसको भी समझ लेते हैं। इसकी भी कुछ कैटेगरी बनाई गई है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ज्यादा ब्रॉड है कंपैरिजन में किसके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। तो इसको भी समझने के लिए, क्योंकि सारी रिवर अपने माउथ जो क्रिएट करती हैं वो ईस्टर्न घाट पे क्रिएट करती हैं, तो जो एलुवियल लेकर के आती हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं ला करके ईस्टर्न घाट पे ही डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रॉड हो चुका है। अब यहाँ और उसका स्लोप भी कम है, वो बहुत ज्यादा हायर नहीं है, पीक पॉइंट्स वहाँ कम है, इसकी वजह से वो प्लेन आपको फॉर्मेट दिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको भी समझने के लिए हमने क्या किया, 2 पार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग होती है महानदी से, महानदी के द्वारा लाए हुए कोस्टल, यानी उड़ीसा वाला जो बेल्ट है वहां कॉर्नर से स्टार्ट होगा और लास्ट तमिलनाडु तक जाएगा, पूरा नीचे तक। यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको समझने के लिए भी हमने 2 पार्ट किए। पहला नदन सरकार, फर्स्ट वाले पार्ट को हम नदन पोर्शन को हम नदन सरकार के नेम से जानते हैं, और लास्ट वाले सेकंड वाले को हम कोरोमंडल कोस्ट के नेम से जानते हैं। ऐसे समझते हैं, यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये कॉर्नर, जो ये महानदी के द्वारा लाया हुआ एलुवियल यहाँ डिपॉजिट होता है, इस कॉर्नर से स्टार्ट होकर के कुछ ही पोर्शन, यहाँ से लेकर के उड़ीसा का पूरा पोर्शन, आंध्रा से थोड़ा लगा हुआ, यहाँ तक का पोर्शन हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं नदन सरकार, नदन सरकार के नाम से जानते हैं। नदन सरकार। और यहाँ इसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर के और ये नीचे तमिलनाडु तक पूरा, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसको हम कोरोमंडल के नेम से जानते हैं, इसको कोरोमंडल कोस्ट के नेम से जानते हैं। इस टाइप से इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं, और ये भी एक फर्टाइल एरिया है, ये भी सैंडविच की तरह ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच का एक क्या बनता है, ये आपका सैंडविच बनता है। और इस प्लेन एरिया को भी हम सब फर्टाइल एरिया होने की वजह से यहाँ पे भी अच्छा खासा कल्टीवेशन, जूट का, राइस का बहुत बड़े लेवल पे पैडी कल्टीवेशन भी किया जाता है। ये आपका नदन सरकार से लेकर कोरोमंडल कोस्ट तक पूरा फैला हुआ है। नॉर्थ में नदन सरकार, यानी उड़ीसा वाले बेल्ट को हम नदन सरकार के नाम से कह सकते हैं, और आंध्रा से स्टार्ट होकर के और लास्ट रीजन जो तमिलनाडु का है वहां तक का पोर्शन जो है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है और इसमें समझने वाली बात है कि जो महानदी है जहां पे गॉर्ज क्रिएट करती है, उसी के नीचे अगर हम देखें, उड़ीसा में ही वो सिचुएटेड, उड़ीसा राज्य के थ्रू ही आता है, तो यहाँ पे जो आपका पोर्शन है ये एक बहुत बड़ा लेक यहाँ पे डेवलप होता है। इसको हम लैगून भी कह सकते हैं। लैगून इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे जिस लेक में सी वाटर फिल हो जाता है तो उसको हम लैगून के नेम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पोर्शन पे एक बहुत बड़ा जो है लेक है, जो कि आपके इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्टेस्ट लेक कहा जा सकता है। ठीक है, कि सॉल्ट लेक है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कह सकते हैं। इंडिया का नेम है चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है वो क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक के नेम से जानेंगे। ये लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका चूंकि सी पोर्शन या फिर बे ऑफ बंगाल का ही वाटर फिल है, तो वो उसका खारापन होना स्वाभाविक है। तो ये और इसका एरिया, ये जो एरिया में है ये सबसे बड़ा है आपके इंडिया में। नहीं तो ऐसे देखें कि सबसे सॉल्टेस्ट लेक अगर पूछ लिया जाए इनलैंड, तो फिर वो सांबर हो जाएगा, तब वो राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन
अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट जो है, मतलब एरिया वाइज अगर लार्जेस्ट देखें, साल्टेस्ट में ना जाएं, ठीक है, तो लार्जेस्ट साल्ट लेक अगर आती है बात तो वो आपका चिल्का ही होगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि लार्जेस्ट इन लैंड साल्टेस्ट लेक, तो इन लैंड मतलब लैंड फॉर्म के अंदर जो सिचुएटेड हो, ये तो आपके सी बाउंड्री पे सिचुएटेड है, सिचुएशन है इसका, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट साल्ट लेक कह सकते हैं। लेकिन अगर इन लैंड पूछ दिया जाए तो सांबर होगा, ये ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपकी चिल्का लेक। ये आपका पूरा जो दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसके बारे में ये पूरी नॉलेज थी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है लक्षद्वीप। देखिए ध्यान दीजिए, आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि आइलैंड के मामले में इंडिया के पास 2 बड़े आइलैंड हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला आइलैंड है आपके पास, वो है लक्षद्वीप। ये सिचुएशन इसकी कहाँ है पहले जान लेते हैं। इसकी सिचुएशन है अरबियन सी में, यानी इसकी सिचुएशन इस साइड में है। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो ये अरबियन सी में इसकी सिचुएशन हम देखें तो इंडिया में अरबियन सी में है, किसकी, लक्षद्वीप की। और ये अरबियन सी में सिचुएशन है भी, और इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात जो आती है इसके बारे में वो ये है कि कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड से कहने का क्या तात्पर्य भाई, कोरल आइलैंड क्या होता है, कोरल एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, या फिर कह लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक बायो ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत छोटा होता है, देखने में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी पता चलेगा, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, और वो भी वार्म फ्रेश वाटर में रहता है, मडी वाटर में नहीं रहता है वो। इसलिए कोस्टल रीजन के करीब नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मडी हो जाता है प्लेन होने की वजह से। ये क्या होता है कि सी के अंदर ही पाया जाएगा, सी पोर्शन पे ही पाया जाएगा। इसलिए अरबियन सी में कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद जब फ्रेश वाटर हमें मिलता है, उस एरिया में ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है वो आकर के यहीं पे रहता है, और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या होता है, उसका कवर बना होता है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं ना, सीप है या इस टाइप का जो समुद्री जो भी चीजें मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं उनमें, या जीव मिलते हैं उनमें, आप देखते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड कैप बना होता है, या उसके ऊपर जो है हार्ड टाइप का उसका स्केलेटन बना होता है। इसी टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर कह लीजिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्केलेटन बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो आकर के यहीं पे वो पूरी कम्युनिटी में रहते हैं, या फिर कह लीजिए कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं। वो यहीं पे आपका क्या करते हैं, इसी एरिया में रहने की वजह से जब उनकी डेथ होती है तो वो यहीं डिपॉजिट होते चले जाए। वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन है वो उसका डिपॉजिट होते चला जाता है, और ये अपलैंड बन चुका है, जिसकी वजह से इसका हम देखें कि इसका फॉर्मेशन हुआ है उसी के स्केलेटन के ऊपर ही, स्केलेटन के डिपोजिशन से ही इस पूरे आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है, और इसीलिए इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं, लक्षद्वीप को। अब यहाँ पे बात आती है कि इसी के साथ ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस कोरल के डिपोजिशन से एक यही केवल लक्षद्वीप आपको नहीं मिलता है, बल्कि बहुत से ऐसे जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे शेप आपको वर्ल्ड में। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो बैरियर रीफ भी इसी कोरल के द्वारा डिपोजिशन के द्वारा ही, उनके स्केलेटन के डिपोजिशन से ही उसका भी फॉर्मेशन हुआ है, जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। या एटॉल है एक प्लेस, जो कि आपका एक इसके हॉर्स के जो हॉर्स का जो नेल होता है उस शेप में उसका भी डिपोजिशन हुआ, रिंग फॉर्मेट में उसका डिपोजिशन हुआ। ऐसे समझ लीजिए कि रिंग शेप में या फिर हॉर्स के नेल के शेप में उसका डिपोजिशन हुआ है एटॉल। वो भी क्या है, वो भी कोरल आइलैंड ही है, या कोरल के डिपोजिशन से ही उस अपलैंड का भी फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब आते हैं इसी के बारे में, लक्षद्वीप। ये तो रहा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में, इसीलिए इस कोरल को हमने आपको समझा दिया कि कोरल है क्या, कोरल आइलैंड क्या होता है, ये आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कि 1973 के पहले, 1973, इसीलिए ये डेट लिख दिया आपके लिए, 1973 के पहले इस लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप नहीं था, बल्कि इसको हम लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप के नेम से जानते थे। लेकिन 1973 में इसका नेम इतना बड़ा जो ये चल रहा था, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप, इसको चेंज करके हमने लक्षद्वीप के रूप में रख दिया, यानी इसका नेम चेंज कर दिया और इसको हमने लक्षद्वीप आइलैंड के नेम से जानना स्टार्ट किया। इसका नेम चेंज हुआ कब? 1973 में। दूसरी चीज, इसका टोटल एरिया कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है, या फिर कह लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, वो कहाँ से? वो वहां पे कावारत्ती एक प्लेस है, कावारत्ती, जहां से उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो इसी आपके प्लेस से चलाया जाता है, कावारत्ती, या ऐसे भी कह सकते हैं इसका कैपिटल जो है वो कावारत्ती माना जाता है। यहीं से इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ये आपके और फ्लोरा और फौना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे भी फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड रहा। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में, अब ध्यान दीजिएगा, बे ऑफ बंगाल में सिचुएशन है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्या है? ये इक्वेटर के करीब है। इसका लोकेशन जो है वो क्या है? वो थोड़ा सा इक्वेटर के करीब है, और ये दो बड़े पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो है आपका क्या? अंडमान, और दूसरा जो निकोबार। ये कई आइलैंड्स का ग्रुप है, ये केवल एक या दो आइलैंड नहीं है, 273 आइलैंड्स इसमें नियर अबाउट उनका एक चेन बनता है, जिसमें सबसे मेन दो पार्ट किए गए, अंडमान और निकोबार। ये आपका यहाँ पे है, इसका लोकेशन बे ऑफ बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोरल आइलैंड नहीं है, यानी कि इसका जो है फॉर्मेशन कोरल के डिपोजिशन से नहीं है, बल्कि ये सबमरीन माउंटेन्स हैं, जो सी पोर्शन के अंदर जो आपका माउंटेन्स पाया जाता है उसी का एलिवेटेड एरिया है। ये क्या है? उसी का एलिवेटेड पोर्शन है। ये माउंटेनस रीजन है, वो आपके सी पोर्शन का माउंटेन्स है, या फिर कहते हैं वाटर बॉडी में जो माउंटेन्स पाया जाता है उसका अपलिफ्टेड पोर्शन, ऐसे अपलिफ्ट कर गया तो उसका जो हाई पीक पॉइंट्स निकला हुआ है वो एलिवेटेड एरिया है, यानी सबमरीन माउंटेन्स है, वो उसी माउंटेन का अपर पोर्शन है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये चीज आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बारे में ये फ्लोरा और फौना के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध है, या फिर कह दीजिए बहुत ज्यादा रिच है, यानी यहाँ फ्लोरा और फौना बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से यहाँ देखा जाए तो उस टाइप के फ्लोरा फौना पाए जाते हैं जो अदर जगहों पे नहीं मिलते हैं। अब यहीं पे आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक आइलैंड है इसमें, बैरन आइलैंड, जहां पे इंडिया का केवल और केवल एकमात्र वैल्केनो पाया जाता है, और वो है आपके बैरन आइलैंड में, जो कि बैरन आइलैंड में होने की वजह से बैरन वैल्केनो के नेम से भी जाना जाता है। तो इंडिया का एक ही वैल्केनो पाया जाता है, और वो पाया जाता है आपके बैरन आइलैंड में। इसके बारे में ये इतनी नॉलेज आपको जाननी चाहिए। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन, जो कि नीचे आपके बुक में दिया भी है, कि डिस्कशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि स्टार्टिंग करते हैं हिमालयन सीरीज से। ये तो आपके फिजिकल फीचर्स रहे हैं, किसके? इंडिया का पूरा फिजिकल फीचर्स ये रहा है, और इस इंडिया के फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं माउंटेनस रीजन से। तो माउंटेनस रीजन से अगर हम स्टार्ट करें तो वहां सबसे ज्यादा आपको बेनिफिशियल किस मामले में है? पहला कि आपके फ्लोरा फाउना का एक कह दें कि एक सिक्योर प्लेस है वो,
वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह वहाँ बहुत बड़े लेवल पे पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या है, वो आप कह सकते हैं कि फ्लोरा फाउना का कह लीजिए कि सबसे रिचेस्ट प्लेस है, यानी उनको सुरक्षित रखे हुए है और वो समृद्ध भी है। ये हुआ आपके हिमालयन सीरीज की कैटेगरी में। दूसरा हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हम ये समझा रहे हैं। दूसरा हम देखें प्लेन रीजन की बात कर लें। नदर्न प्लेन वो क्या है, वो ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे इंडिया को खिलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर है, वो पूरी तरह से आपके प्लेन्स के ऊपर है, यानी नदर्न प्लेन के ऊपर डिपेंड करते हैं हम। टोटल जो आपका चाहे ब्रेड हो चाहे जो भी हो, जो खाने की जो भी सामग्री हमारे हैं, जो भी ग्रेन्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कल्टीवेशन नदर्न प्लेन से किया जाता है। दूसरी बात कर लें, आगे आते हैं कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड या दक्कन प्लेट्यू वाला पोर्शन है, प्लेट्यू रीजन है, वो हमारे लिए क्या मिनरल्स का डिपोजिशन है, बहुत बड़े लेवल पे मिनरल्स प्रोवाइड करता है। जैसे आयरन का स्टोरेज वहीं है, या फिर ये कह लें क्या एल्युमिनियम मतलब बॉक्साइट या कॉपर या इस टाइप के जितने भी आपके मिनरल्स पाए जाते हैं उस मामले में वो सबसे समृद्ध है। इस तरीके से देखें, कोस्टल रीजन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, इतने बड़े लेवल पे होता है कि आपका इंडिया भी खाता है और पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े हम क्या हैं, एक्सपोर्टर हैं किस मामले में, स्पाइसेस के। इसलिए उसका ये भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम राजस्थान साइड की साइड मूव कर जाएं, यानी डिजर्टेड एरिया में हम मूव कर जाएं, तो उसका भी अपनी जगह महत्व है, क्योंकि यूरेनियम थोरियम सबसे बड़े लेवल पे आपके उसी रीजन से, प्लस कॉपर मिनरल भी वहां से पाया जाता है। ये आपका क्या है, ये सभी फिजिकल फीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई फिजिकल फीचर्स का महत्व नहीं है। इंडिया में सारे फिजिकल फीचर्स का महत्व है, इसलिए हम यहाँ पे इन सभी फिजिकल फीचर्स को माइंड में रख के चलेंगे, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको नोट बना के भेज दूंगा और उसको हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करके आप अपना वर्क चेक करवा लीजिए। ओके, थैंक यू।